जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज हम अपने स्टूडियो में हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी ताबूत के मुताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में लखीमपुर खीरी के लोहिया वाहिनी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे रियाजुल्लाह खान की। रियाजुल्लाह खान तो वैसे समाजवादी पार्टी में कई सालों तक लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रहे। आज हम उनका आपसे ताबूत कराएंगे और आज वो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे और लगातार समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते थे वहां पे लगातार बातें लिख रहे थे और जो सामाजिक मुद्दे होते थे उनको वो लगातार उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी को ये बातें नागवारा गुजरी और समाजवादी पार्टी ने उनको वहां से निष्कासित कर दिया। हम सीधे सीधे आज रियाजुल्लाह भाई से बात करेंगे। रियाजुल्लाह भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज पहली बार यूपी खबर हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। रियाजुल्लाह भाई, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप लगातार प्रहार कर रहे थे समाजवादी पार्टियों की नीतियों पर, क्या कुछ वो मामला था जिनको लेकर के आप लगातार हावी होते गए? समाजवादी पार्टी में मैं जब था तो मैं समाजवादी पार्टी को बहुत ही मेहनत से मैंने समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम, हर काम किए और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो लोगों को जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा होता है उसको न्याय दिलाने की, जो सामाजिक न्याय की बात होती है, जो लोहिया जी ने सपना देखा था इस देश में कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको जो दबा कुचला है उसको आगे लाने का और उनके लिए संघर्ष करने का। नेताजी ने भी हम लोगों को यही सिखाया था कि जो दबा कुचला है उसको लड़ाई लड़ने का काम करो। और जब यहाँ लोकल की लीडरशिप ही कोलैप्स हो गई हो या लोगों के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं रह गया हो और लगातार वो विपक्ष में रहते हुए भी भ्रष्टाचार के एक उदाहरण बनते जा रहे हो, तो मैंने आवाज उठाई और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और उन्होंने मुझे पार्टी से एक वो समाजवादी पार्टी, रियाजुल्लाह भाई आपको टोकेंगे, कुछ समाजवादी पार्टी जब नेता मुलायम सिंह जिंदा थे तो मुझे लगता है कि वो समीक्षा करते थे कभी ना कभी, और ऐसा भी होता था कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जब पार्टी हारती थी तो उसके पीछे उसका विश्लेषण किया जाता था। नेता लोगों के बीच में जाते थे और इस बात की चिंता करते थे कि आखिर जीत के कारण क्या है। लेकिन पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी ने शायद वो विश्लेषण और चिंतन और वो मनन करना बंद कर दिया था। क्या कुछ था वो सब? जब नेताजी की पार्टी थी, जब नेताजी पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे तो प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल जी रहे या रामशरण दास जी रहे, उन लोगों ने जनपद के 75 जिलों के जिला अध्यक्षों से लगातार वो हफ्ते में रूटीन वाइज पर डे पर हर जिला अध्यक्ष से बात करते थे, हर मुख्य नेता से बात करते थे, उनकी समस्याएं नोट करते थे और उन समस्याओं का निस्तारण करते थे। हर महीने जिला अध्यक्षों की बैठक हुआ करती थी और जिला अध्यक्षों की बैठक होती थी, छोटे कार्यकर्ताओं की बैठक होती थी, फ्रंटल के अध्यक्षों की लगातार हर महीने बैठक होती थी और जो समस्याएं जिले की हुआ करती थी उन समस्याओं का तुरंत निराकरण निकाल दिया करते थे नेताजी। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं निर्णायक वोट बैंक साबित होगा, क्योंकि मायावती को भाजपा की विंग भी कहा जाता है। लेकिन इस बार मायावती जो लगातार अभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही थी उसमें अधिकांश मुस्लिम कैंडिडेट आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी से नाराज था, उसने एक मन बनाया था कि हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे और उसने समाजवादी पार्टी के नाम पर कांग्रेस की तरफ मुंह उठाते हुए थूक दिया और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। तो जो थूका हुआ था वो वापस से मुंह पे आ गिरा और जब मुंह पर गिरा तो मुसलमान बिल्कुल खामोश हो गया। आखिर मुसलमान खामोश क्यों इतना? देखिए, मुसलमानों ने इस बार एक मन बनाया था लोकसभा के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी की जो लाइन है, जो समाजवादी पार्टी की आजकल राजनीति की जो अपनी उन्होंने स्ट्रेटेजी चुनी है, उससे मुसलमान सहमत नहीं है। लगातार आजम खान पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किए, उनको जेल में, उनके बेटे को जेल में, उनकी पत्नी को जेल में, लगातार उन पर मुकदमे रखे गए। समाजवादी पार्टी ने वो स्टैंड नहीं लिया जो लेना चाहिए था। मुसलमानों ने इस बार मन बनाया था कि हम लोकसभा चुनाव में किसी दूसरे दल को, और खासकर अगर कहा जाए तो केंद्र में कांग्रेस को मन बनाया था वोट करने का। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरीवश कांग्रेस ने सपा से गठबंधन कर लिया या सपा ने ये जानते हुए कि मुसलमान वोट उनको नहीं मिल रहा है उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। जैसे ही कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया मुसलमान खामोश हो गया और मुसलमानों को लगा
कि ये तो अब कांग्रेस को हम वोट खेला हो गया, सपा को हम वोट दे नहीं सकते और गठबंधन में मजबूरी में हमको देना पड़ेगा। तो ये जो मजबूर करने वाली राजनीति है, समाजवादी पार्टी की हो या किसी भी दल की हो, तो मुसलमान अब मजबूर नहीं है। मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और वो मजबूरी में वोट नहीं देगा, वो अपने हितों को देखते हुए वोट करेगा। और वो जो खामोशी है वो इसी को बता रही है कि चाहे लोकल लेवल पर और चाहे प्रदेश लेवल पर वो प्रत्याशी देखेंगे, उनके हितों में जो काम आएगा, उनके दुख दर्द में जो काम आएगा, जो प्रत्याशी उनके लिए काम करेगा, उस प्रत्याशी को वोट करने का मन बनाएंगे। इसीलिए मुसलमानों की कोई राय अभी तक निकल के नहीं आ रही है वो किस करवट बैठने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर की। और चूंकि लखीमपुर एक ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि चलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसमें एक सीट कांग्रेस के पाले में चली जाएगी और एक सीट समाजवादी पार्टी के। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पे बड़ी चालाकी से दोनों सीटें अपने पाले में ले ली हैं। यहाँ पर करीब 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है जो निर्णायक साबित होगा। और अगर बात हम धौरहरा लोकसभा की करें तो वहां पर बसपा ने तो श्याम किशोर अवस्थी को उतार दिया है। क्या लगता है श्याम किशोर अवस्थी किसके लिए फायदेमंद साबित होंगे और किसके लिए नुकसानदेह? श्याम किशोर अवस्थी अगर बसपा से वहां पे चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, लेकिन वो सपा को भी करेंगे, समाजवादी पार्टी को भी वहां पे डैमेज करेंगे, क्योंकि वो लोकल के हैं और लोकल में उनकी मोहम्मदी विधानसभा के रहने वाले हैं, लोकल में उनकी पकड़ अच्छी है और वो एक साफ सुथरी छवि के नेता हो रहे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जैसे यहाँ पर आनंद भदौरिया है, बसपा से श्याम किशोर अवस्थी जी को उतारा गया है, तो लगता नहीं है कि चूंकि श्याम किशोर अवस्थी भाजपा से आए हैं, भाजपा से हमेशा भाजपा का दामन थामे के भाजपा का झंडा और डंडा लेकर के चल रहे थे और ऐसे में हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो अवसर आएगा कि पार्टी उसको भी टिकट देगी। श्याम किशोर अवस्थी की हमेशा से ही अनदेखी करती आई है भाजपा और कभी उनको किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ाया। तो ऐसे में क्या लगता नहीं है कि श्याम किशोर अवस्थी बिना संगठन के अंदर से मजबूती लिए बसपा में शामिल हो गए? तो क्या लगता है कि भाजपा के अंदर भी भितरघात होगी श्याम किशोर अवस्थी की वजह से? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है श्याम किशोर अवस्थी के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के कारण वहां पे धौरहरा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। अगर हम बात करें जो हमारे सूत्र हैं तो रियाजुल्लाह भाई मुझे ये लगता है कि वहां पर जो भाजपा का जो कैडर वोट है जिसको ब्राह्मण वोट कहा जाता है उसके आश्वासन के बाद ही, धौरहरा लोकसभा की मैं बात करता हूं, उनके आश्वासन के बाद ही श्याम किशोर अवस्थी ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा, वरना कोई यूं ही कदम इतना बड़ा उठाता नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति ही जातियों पर निर्भर है, जातियों के आधारित इलेक्शन यहाँ होते हैं। समाजवादी पार्टी का आप देख लीजिए, वो पीटीए चिल्लाते हैं पिछड़ा दलित, जबकि समाजवादी पार्टी का जो ए है वो अल्पसंख्यक होना चाहिए और अल्पसंख्यक में ही आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है। वो केवल नाम के लिए चिल्लाते हैं पीटीए, जबकि पिछड़ा में सिर्फ वो यादव वाली पार्टी है। दलितों में उनसे कोई लेना देना नहीं है। दलितों पे सबसे ज्यादा अगर दलितों का उत्पीड़न हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे वो आरक्षण में नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, वो बिल भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं पास किया। इसके अलावा ये जो है अल्पसंख्यक वो अब आंकड़ा बन गया है और उनका एमवाई समीकरण जो था वो महिला और युवा। पहले तो ये कहते थे कि जो है एमवाई था मुस्लिम और यादव, लेकिन ये कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने पूरा पलट ही दिया सर मामले पर। समाजवादी पार्टी ने अपनी राय बता दी है इस प्रदेश के मुसलमानों को कि एमवाई समीकरण का मतलब महिला यूथ है। मुसलमान उनके लिए जान देता था, उनके लिए बस्ता लेके जो मुसलमानों पे जुल्म होते हैं। दीपक भाई बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, मुसलमानों पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो भी जुर्म हुए हैं वो सारे इसलिए हुए हैं क्योंकि वो अखिलेश यादव का झंडा लेकर घूमते हैं। मुसलमान बूथ पे लड़ाई करता है तो उसके गांव में जो दूसरी पार्टी होती है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो उससे चिढ़ जाता है और उसका उत्पीड़न कराता है। मुसलमान जिस दिन ये समाजवादी पार्टी का झंडा, मैं तो कहता हूं वोट देने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, किसी को वोट अपना अधिकार होता है, लेकिन मैं मुसलमान नौजवानों से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो भार लेकर घूम रहे हैं प्रदेश में, जो अपने कंधों पर एक समाजवादी पार्टी के झंडे का और समाजवादी टैग लगाए हुए हैं, उस टैग को लगाना बंद कर दें। क्योंकि समाजवादी पार्टी का लोकल की बात करूंगा मैं कि जब कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है तो कोई भी नेता खड़ा नहीं होता है। इस समाजवादी पार्टी को जिले में जो नेता चला रहे हैं वो एक्सीडेंटल नेता हैं। रामपाल जी को अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने बनाया, यहाँ की जनता या यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन के अध्यक्ष वो नहीं है। शशांक यादव अगर एमएलसी बने हैं तो वो सत्ता में सरकार की भीख पे बने हैं, वो जनता के नेता नहीं है। समाजवादी के पार्टी के अंदर कोई जनता का नेता नहीं है। अगर उत्कर्ष वर्मा जी वहां के प्रत्याशी हैं, वो भी अपने दादा की विरासत को ढोने का काम कर रहे हैं, उनका अपना वजूद कोई भी नहीं है। क्या लगता है, तमाम लोगों ने ऑफ कैमरा बात भी गई कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर अंतर कला चल रही है, समाजवादी पार्टी में लखीमपुर के कुछ नेता हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी का ये विघटन हुआ है, इसके अंदर जो टूट फूट कोहराम मचा है ये सिर्फ उनकी वजह से, और ये वो नेता हैं जो अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लखीमपुर जनपद में एक जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसमें शशांक यादव और रवि वर्मा की लड़ाई जग जाहिर थी। शशांक यादव थोड़ा सा हावी हुए और रवि वर्मा जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, या पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, या उन्होंने पार्टी छोड़ी, कोई भी कारण रहा हो। उनके जाते ही ये लॉबी हावी हुई, और इस लॉबी ने सच बोलने वालों और खासकर मुस्लिम वोट बैंक, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, उसमें कोई लीडर ना बन पाए। इसलिए वो हमेशा मुसलमान आयातित करके, अगर प्रत्याशी लड़ाएंगे तो आयातित करेंगे। उदाहरण आपके पास है, आर उस्मानी का बैकग्राउंड बसपा रही है, दाऊद अहमद को टिकट दिया, वो भी बसपा से आए। समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान शुरू से 1992 से जुड़े हैं, आज तक उनको कोई भी एक टिकट नहीं दिया गया, झंडा और डंडा उठाने के काम नहीं रखा गया। और समाजवादी पार्टी में समय समय पर अगर कोई मुसलमान को कोई पद पे बैठाया भी जाता है, तो समय समय पर वो अगर नेता बनने की कोशिश करने लगता है तो उसको बदल के फिर नया बैठा दिया जाता है चेहरा। तो हर बार रिपीट कर देते हैं वो नया चेहरा, और उसके नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को 1992 से लेकर आज तक किसी भी मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम नहीं। रियाजुल्लाह भाई, हम बात करते हैं खीरी लोकसभा सीट पर अभी बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। क्या लगता है, मुसलमान इस बात का इंतजार कर रहा है कि बसपा के प्रत्याशी को देखने के बाद ही वो इस बात पर अमल करेगा कि उसको क्या कुछ करना है? मुझे लगता है दीपक भाई, मुसलमान इंतजार किसी बात का नहीं कर रहा। मुसलमान ये सोच रहा है कि उसको वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है तो सबकी राय अपनी अलग अलग है, लेकिन मुसलमान चाहता था कि इस बार वो कांग्रेस को खुलकर वोट करे और सपोर्ट करे। लेकिन सपा के साथ गठबंधन करने के बाद वो अपने अपने कामों में लग गया है। वो वोट देने के लिए वो प्रत्याशी लोकल लेवल पर चूज करेगा, पिक एंड चूज। अब उसमें हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रत्याशी है वो लोगों को कितना पसंद आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि पब्लिक में कोई उत्साह है उसको लेकर। और अभी भी चुनाव में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे है इस गठबंधन से। अब बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट अच्छा आता है तो उसमें पब्लिक जनता को, केवल मुसलमान नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरे जिले की जनता की बात कर रहा हूं कि जनता में कोई उत्साह है ही नहीं। चुनाव जैसा कुछ माहौल लग ही नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में। और जिस तरीके से चुनाव चल रहा है इसमें तो वो 70 और 30 की लड़ाई। भाजपा के तो जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक का हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसी गतिविधियां नजर है। खैर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष। हम इनसे आगे और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अभी आप बताएं, क्या कुछ आने वाले 2024 के चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके लगातार 2 बार सांसद रहे, विवादित रहे हैं उन्होंने, उनकी वजह से जनपद की छवि भी खराब हुई है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन किसके लिए वो बदलाव, कौन उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो अभी तक इस लायक दिखते ही नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो कैंडिडेट बनाए गए हैं वो अभी एक विधानसभा में घूम रहे थे, तो कई सारे मुसलमान जो पदाधिकारी हैं पार्टी में, सेक्टर के, जोन के, बूथ के, तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया जो मेरा निष्कासन हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए कि मुसलमानों की बातों को लेकर, तो उनसे धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा भी निष्कासन का लेटर बना दिया जाए। मतलब चुनाव का वक्त है, लोग जो पार्टी का काम कर रहे हैं, जो पार्टी में है, मेरा निष्कासन हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, भैया मुनुआ करके काम चलाना चाहिए। चुनाव में लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। वहां धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा भी लेटर टाइप हो रहा है, तुमको भी निकाल दिया जाएगा। तो अगर समाजवादी पार्टी सीरियसली चुनाव लड़ रही होती तो ऐसे काम करेगी ही नहीं। और कोई भी अगर लीडर होगा तो चुनाव के वक्त वो पार्टी को जोड़ने और बढ़ाने का काम करेगा, ना कि तोड़ने का काम करेगा। हमारे प्रत्याशी तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है ऑल ओवर
क्या कुछ मसला रहेगा? मुझे लग रहा है जो माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी 80 और विपक्ष अभी 20 पे खड़ा हुआ है। दोनों सीटों में दोनों सीटों में धौरारा में हम थोड़ा सा 80 के बजाय वहां पे 60-40 कर सकते हैं। 60-40 वहां पे समाजवादी पार्टी कुछ मजबूत है, वहां पे कैंडिडेट मजबूत है। श्याम किशोर अवस्थी के आने से भाजपा पे डेंट लगेगा। बिल्कुल, श्याम किशोर अवस्थी के आने से समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत हुआ है, नो डाउट। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी से निष्कासित निवर्तमान जिला अध्यक्ष रियाजुल्लाह खान। हमने चुनावी विश्लेषण इनसे किया है। समय समय पर हम और भी लोगों को यहाँ पर लाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरे पर हमेशा की तरह आज भी सहयोग कर रहे थे हमारे सरताज अंसारी और मैं हूँ आपके साथ दीपक पंडित। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।